बात उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या पहुंच रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में योगी भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद, जो कि अब लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं, ये सीट खाली है। बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए खुद मुख्यमंत्री मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं। मिल्कीपुर को अवधेश प्रसाद का गढ़ माना जाता है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में बीजेपी यहां पर कैसे कमल खिलाती है। ये तो देखिए अवधेश जी, नाक का सवाल है मिल्कीपुर जीतना, क्योंकि अयोध्या लोकसभा तो हार गए, अब मिल्कीपुर भी गवा देंगे तो बीजेपी की ताकत को लेकर, अयोध्या को लेकर फिर से क्वेश्चंस होंगे। योगी आदित्यनाथ की ताकत को लेकर सवाल होंगे। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी एक मतलब शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं। उनका वो आगे बढ़ के असर्ट करते हैं, उनकी आवाज में ताकत है, निर्णय करते हैं। लेकिन उपचुनाव को कोई पार्टी प्रतिष्ठा का या सम्मान का विषय बना दे और नाक का विषय बना दे, इसको अच्छी रणनीति नहीं माना जा सकता है। मुख्यमंत्री के रूप में वो जा रहे हैं, प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, ये सब बातें चलती है, चलनी भी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उपचुनाव में जीत और हार होती है, यहाँ तक कि चुनाव में भी कई बार सीटें आप जीतते हारते हैं। अयोध्या की पराजय इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि जो 500 वर्षों के बाद एक फैसला आया था, फैसले के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस प्राण प्रतिष्ठा का संपूर्ण देश में उससे एक माहौल बना था और उस माहौल में अयोध्या की सीट बीजेपी हारी है, तो उसका तो दूसरे तरीके से मूल्यांकन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जैसे नेता को, योगी आदित्यनाथ जैसा नेता अगर अयोध्या माने उपचुनाव को इतना महत्व दे रहे हैं, और कल होकर के देखिए, मुझे लगता है परिणाम पलट सकता है, इनके पक्ष में भी आ सकता है, लेकिन उसको इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर लोकसभा चुनाव आएगा, उस समय आप तैयारी करिए, बाकी विधानसभा चुनाव आपके पास 27 से तैयारी करिए। मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन जो है वो मैं आपके सामने रख दूं। जब हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी के भी चुनाव थे, वहां तक अमित शाह अगर प्रचार करने चले गए थे, जेपी नड्डा प्रचार करने चले गए थे, ये तो अयोध्या है, मिल्कीपुर है और मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं सीरियसली लेंगे? क्यों नहीं अपनी पूरी जान झोंकेंगे और क्यों नहीं नाक का सवाल बनाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कोई भी चुनाव उतनी ही गंभीरता से लड़ती है, उसका कैरेक्टर है, ये एक अलग विषय हुआ। लेकिन अभी जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में, भाई उपचुनाव और भी जगह होने हैं, देश में और भी जगह उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश से जो संदेश आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीटें घटने के बाद भारतीय जनता पार्टी में इतनी हलचल है, इतना अंदरूनी कलह है कि उसमें किसी प्रकार से इस सीट को जीत करके और जोगी जी को जैसे अपने नेतृत्व को प्रमाणित करना हो, इस प्रकार का संदेश नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव उसी ढंग से लड़ती है, जीतती है, हारती है, फिर अगले चुनाव में लग जाती है। ये उसका कैरेक्टर रहा है, ये कैरेक्टर चुनाव की दृष्टि से बना रहना चाहिए। लेकिन यह मैसेज जाना इतने बड़े नेता के लिए, या यह मैसेज जिस उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में पेश किया गया है, वहां से जाना, यह भविष्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। भारत और विश्व भर के जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। पूरी कोशिश करिए, लेकिन वो उस रूप में सार्वजनिक नहीं होना चाहिए कि कोई योगी आदित्यनाथ जी के इमेज से जुड़ा है या भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का विषय हो गया। यह संदेश जो निकल रहा है, यह किसी भी राजनीति के लिए उपयुक्त अच्छा नहीं है। ये ठीक, हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना मैं इस पे सहमत नहीं हूं। आज अवधेश जी से दूसरी बार असहमत होना पड़ रहा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को यह नाक का सवाल बनाना चाहिए। आप फैजाबाद लोकसभा आ रहे हैं, सामान्य घटना नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी के जीवन में, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मिल्कीपुर का ही विधायक सांसद बना है जिसने भगवान राम से लेकर हर चीज पर किस तरह की टिप्पणियां की। यही वो सांसद है जो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, एक मुस्लिम उसमें बलात्कारी उसका आरोपी है, और उसके साथ वो खड़ा नजर आता है, उसको कवर फायर देता दिखता है। बिल्कुल खड़े होना चाहिए। और ये एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं है। उस विधानसभा में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी 2017 को छोड़कर जीतती नहीं, वो हारती रही। और अगर उसको आप चैलेंज की तरह लेते हैं, नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी देश में, इसी वजह से बनी। चुनाव हारते तो वो बहुत हैं, कई बार हार जाते हैं, लेकिन वहां भी जाकर लड़ भिड़ते हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी वहां चुनाव में गए, जीत कर आते हैं तो निखर कर आते हैं, हारते हैं तो लोग कहते हैं कि हां, अगर मजबूत रहेगी पार्टी तो भी, कमजोर रहेगी पार्टी तो भी हमारा नेता है।
योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में इसी भूमिका में खड़े होना चाहिए। और अच्छा है कि मिल्कीपुर की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है, जो मुझे लगता है कि करहल से भी बड़ी प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई। नहीं, एक सेकंड नहीं, आपकी बात बिल्कुल एक हद तक सही है, लेकिन क्या अयोध्या और फैजाबाद की पराजय इन्हीं कारणों से हुई हो कि अवधेश प्रसाद वहां खड़ा हो गया था? जो कारण है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक उन कारणों का निदान नहीं कर रही है। अभी तक जो है, पिछले कल भी इस पर चर्चा हो रही थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री जो है, ये पार्टी तय करेगा संगठन। मुख्यमंत्री अगर संगठन को बुला के बात कर रहे हैं तो फिर वही बीमारी है कि संगठन पीछे और सरकार आगे है। यह समस्या पहले भी रही है, यह समस्या आज भी है, तो निदान उसका नहीं हो रहा है। आप चुनाव में जाइए, प्रखरता से खड़े होइए, लेकिन संकेत तो यह होना चाहिए ना कि संगठन आगे है, जो नहीं दिख रहा है। ये आप देखिए, फिर से वो सरकार और संगठन वाली चर्चा चूंकि आप लेकर आ गए हैं, तो इसलिए मैं सुमेर जी इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं कि इसका मतलब तो यह है, जो अवधेश जी कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो जो अभी दिखाई दे रहा है वो ठीक है, या सब कुछ ठीक करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कदम है? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ को ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, उनकी लोकप्रियता बरकरार है, तो उन्हें मुल्कीपुर की सीट जीतना होगी। और यह चुनाव उनके लिए करो या मरो का है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनाव करो या मरो का होगा। आप 33 सीटों पर आकर टिक गए। समाजवादी पार्टी, जिसके लिए आप कहते थे कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी चुनाव नहीं जीत पाएंगी, या सिर्फ पति पत्नी जीतेंगे, बाकी सब सीटें हारोगे, वह समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ जाती है। आज उत्तर प्रदेश के इस परिणामों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी 240 पर टिक गई है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती तो पूर्ण बहुमत की सरकार आज बना लेती और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के पहले एक अस्तित्व का चुनाव है कि बताएगा कि 2027 में योगी आदित्यनाथ कितनी ताकत से लौटेंगे या अखिलेश यादव कुर्सी के प्रबल दावेदार बनकर चुनौती देने वाले हैं। देखिए, ये बहुत आसान हार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कार्यकर्ता तो के अंदर तक निराशा आई गई है, पार्टी के संगठन में निराशा आ गई है। योगी आदित्यनाथ को लगने लगा कि मेरी कुर्सी खतरे में। केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये जो परिणाम हुआ वह कैसे हुआ है। अगर आपको ये बताना है कि यह सिर्फ एक घटना थी, यह लगातार चलने वाली स्थिति नहीं है, तो आपको 10 में से कम 7 सीटें जीतना पड़ेगी। और कम से कम, अगर भले ही आप 10-7 सीटें नहीं जीतो, आपको मिल्कीपुर जीतकर बताना पड़ेगा कि फैजाबाद में जो हुआ है वह एक अपवाद था। आज जनता ने अपनी गलती मान ली है। मुझे इस बात से असहमति है सर। मैं 1 मिनट अपनी असहमति पहले, आपको कैसे पता योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा है कि उनकी पोजीशन को लेकर नहीं, जिस तरीके से चर्चा लगातार हो रही है, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लगातार बोल रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी के अंदर गतिविधियां चल रही है, एक मुख्यमंत्री को तो लगेगा ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है मतलब उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, विधायक मिल रहे हैं, विधायकों के बयान आ रहे हैं कि सरकार में सुनवाई नहीं होती, थानेदार हमारा सुनता नहीं है, यही रहेगा तो हम सरकार में रिपीट नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से मुखर स्वर कुछ विधायकों के निकले, केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से ट्वीट आया कि संगठन से सरकार से बड़ा संगठन होता है, और जिस तरीके से सर ये माहौल बनाने वाली बात थी, और इसको लेकर तो हमारे जितने सोर्सेज हैं, जितने हमारे रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एडिटर से लेकर सारी जानकारी एकत्रित करके आप लोगों ने इसी शो के दौरान कहा कि ये तो होने नहीं जा रहा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन आप ये कह सकते हो कि भाई कल ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव तो भैया केंद्रीय नेतृत्व के नाम पे लड़ा था, विधानसभा चुनाव में क्यों हार गया, किसके नाम पे चुनाव लड़ा? विधानसभा में तो मुख्यमंत्री के काम के हिसाब से वोटिंग होती है, तो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा विधानसभा चुनाव में दांव पे लगी रहेगी। प्रतिष्ठा, ठीक है। एक लाइन जोड़ दूं, देखिए ये 10 में से 5-5 सीटें दिखती हैं, लेकिन 5-5 नहीं है, 6-4 है। भाजपा की ताकत 4 सीटों के लिए है, और वो भी अधिकतम है। उसको बढ़ाकर वो 5 कर सकती है। अगर वो 5 सीटें जीतती है 10 में से, तो ये उसकी बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये सीटें उसकी परंपरागत सीटें नहीं है। लेकिन मिल्कीपुर को लेकर मैं अलग से कह रहा हूं, मिल्कीपुर आपके लिए लिटमस टेस्ट है, आपके लिए, जिसको कहते हैं ना कि आप अपने आप को पुश करते हैं कि अच्छा ये हमने एक अचीव करना है, तो वो एक मिल्कीपुर पैमाना है, और उस पैमाने पर आपको सफल होकर दिखाना पड़ेगा। ये आज की जरूरत है उत्तर प्रदेश के सेंटीमेंट के लिए। उसके लिए इतना बड़ा संदेश देना आवश्यक है, वो तो दिखाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आएंगे विजय, मैं एक सवाल रखता हूं यहां, अवधेश प्रसाद के विरुद्ध
पूरे फैजाबाद जिला में वहां के बीजेपी यूनिट ने अगर एक बड़ा प्रदर्शन किया होता, आप बता दीजिए। बिल्कुल सहमत। अगर वो खड़ा हुआ हो तो बता दीजिए। तो आप पहले पार्टी को अगर खड़ा नहीं वहां हो पा रही है, इतना बड़ा वहां अपराध हो चुका है, पूरा देश उसके लिए लड़ रहा है और स्थानीय यूनिट खड़ा नहीं हो पा रही, वो तो विश्व हिंदू परिषद और छोटे छोटे हिंदू संगठनों ने वहां प्रदर्शन किया है। तो कल्पना करिए कि फैजाबाद या अयोध्या का बीजेपी संगठन। सर, इससे पहले देखिए मैं महाराष्ट्र पे जाऊं, मुझे इस बात को थोड़ा पूरा करना है। विजय जी, आपका भी ओपिनियन। देखिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने जब सीटों का बंटवारा किया अपने मंत्रिमंडल में कि भाई कौन किस सीट का प्रभारी होगा, तो मिल्कीपुर को योगी आदित्यनाथ ने अपने खाते में रखा। तो इससे ही साबित हो गया कि वो इसको प्रतिष्ठा की सीट मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन अवधेश जी की बात बहुत हद तक सही है, बल्कि पूरी सही है कि आपने वो मिल्कीपुर सीट या फैजाबाद सीट जो हारी, उनके कारणों पर को एड्रेस किया है क्या? सबसे बड़ी बात है, क्यों हारे हैं? अवधेश प्रसाद जी की वजह से हारे या पार्टी में जो कमी थी या जो भी कारण थे उनकी वजह से हारे? अब भी संगठन में कोई तालमेल संगठन और सरकार का नहीं दिखाई देता। संगठन में निराशा भी है, संगठन में अंतर्कलह भी है, ये साफ वहां दिखाई दे रही है। और जो घटना हुई वो बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना, उस पर अयोध्या में या फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई। वो तो इतना बड़ा इशू था ना कि उसको लेकर आप कर सकते थे। और जब ये देखिए, हम है ना बहुत सारे एक्सक्यूजेस करते रहते हैं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि विधानसभा में उपचुनाव होते हैं। मान लीजिए वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, वहाँ ममता बनर्जी जीत जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे ममता बनर्जी मतलब किसी और राज्य की भी बात हो तो हम कहते हैं उपचुनाव तो अक्सर वही जीतते जो सरकार होती है। अब आज 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, तब आप करें नहीं इसमें तो हमारे पास 2 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, 5 सीटें, क्यों नहीं है 10 सीटें योगी आदित्यनाथ जीत सकते वहां पर? उनकी सरकार है 7 साल से। तो मैं तो कह रहा हूं 10 की 10 सीटें उनकी प्रतिष्ठा के लिए। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में माहौल है कार्यकर्ता को, उसको उस डिप्रेशन से, उस निराशा से निकालने के लिए जरूरी है कि इन उपचुनावों को वो पूरी ताकत से लड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाले। और उसमें सबसे नंबर 1 सीट तो मिल्कीपुर होगी। लेकिन याद कीजिए, मिल्कीपुर तो राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से नहीं जीती, तो राम जी की प्रतिमा लगाने से जीत जाएंगे क्या? तो असली समस्याओं पर ध्यान दें और इस पर काम करें। ये एक्सक्यूज नहीं चल सकता कि वहां पर 5 सीटें समाजवादी पार्टी की है, 3 भारतीय जनता पार्टी की, 1 सहयोगी की है और 1 वो नहीं है। बिल्कुल। पार्टी को और खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। इसको आप ऐसा मत समझिए, ये चुनौती है। चुनौती भी है, प्रतिष्ठा भी है। बात महाराष्ट्र की भी, जहां इस साल चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सेटबैक के बाद महायुति ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। चुनाव पर अजीत पवार ने इंडिया टीवी से बात की। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर अजीत पवार ने कहा, सीएम सोचने से नहीं बनते हैं, उसके लिए नंबर चाहिए। आपने बार बार इच्छा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री मैं भी बनना चाहता हूं। खाली इच्छा प्रदर्शित करके कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जब तक 145 विधायकों का सपोर्ट उसको नहीं मिलता, तब तक कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। अपने अपनी तरफ से सबकी कोशिश चालू है। लोग जिसके पीछे खड़े रहेंगे वो हो जाएगा। अब जबकि आप चुनावी अखाड़े में हैं, कितनी सीट आपको लगती है कि आप जब मैदान में उतरेंगे तो आप जीत सकते हैं? समीर, ये क्या ज्योतिषी है क्या है? पहले तो एक माहौल बनाना चाहिए। हमारी कोशिश है, सही क्या है वो हमें बताना चाहिए, वही हमारी कोशिश है। इसीलिए जनसम्मान यात्रा हमने शुरू की है। हमारी कोशिश ऐसे ही रहेगी। जैसा लोकसभा में हमें रिजल्ट मिला वैसा रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए, अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। इसके बारे में हमारे महायुति काम कर रही है और हम आगे जा रहे हैं। समीर जी, महाराष्ट्र में क्या करने जा रहे हैं अजीत पवार? देखिए, अभी इसके पहले अजीत पवार ने भी 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पे जो किताब लिखी गई ठाणे में, उसके विमोचन पे गए थे। वहाँ देवेंद्र फडणवीस भी थे, अजीत पवार भी थे और एकनाथ शिंदे पे थे। उस विमोचन पर, एकनाथ शिंदे पर लिखी गई किताब का विमोचन के समय अजीत पवार ने बड़ा एक दिलचस्प बात बोली। उन्होंने कहा, बीजेपी की तरफ इशारा करके कहा कि इन्होंने अगर मुझे कहा होता कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे तो मैं पूरी एनसी पे लेके आया था। एकनाथ शिंदे तो खाली 40 विधायक लेके आए, मैं पूरी एनसी पे लेकर आ जाता। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से बहुत सीनियर हूं। मैं 1990 में विधायक बन गया था, देवेंद्र फडणवीस 99 में बने और एकनाथ शिंदे 2004 में बने।
ये उनकी किस्मत है कि वो मुख्यमंत्री बन गए, मैं सीनियर होकर भी नहीं बन पाया। देखिए अजित पवार जानते हैं कि राजनीति में वो 5 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, ये तो एक मजबूरी है कि राजनीति में रहना है, करना है, तो मुख्यमंत्री बन गए। उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और वो इसीलिए गठबंधन में आए और उनकी पूरी एक कोशिश है। अभी कल उन्होंने नासिक से अपनी जनसम्मान यात्रा शुरू करी है, कल वो नेपाल में थे, तभी उन्होंने ये कहा कि आप अगर समर्थन दोगे तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, अगर ज्यादा सीटें आएगी तो मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे की जगह वो एक बार जरूर मुख्यमंत्री बने। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इस उम्मीद से आए थे कि आने वाले समय में शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि देवेंद्र दिल्ली जाए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना दे, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री बने थे। अभी फिलहाल उनके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। देवेंद्र फडणवीस अभी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े नेता है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से परफॉर्म किया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और लेकिन ये जो बात अभी आप बता रहे हैं, मेरी टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि इंडिया टीवी के इंटरव्यू में ही इन्होंने कहा कि मैंने तो शिंदे पर हंसी मजाक में टिप्पणी की थी। वो तो बात ठीक तो है, हंसी मजाक में ही कही जाती है मजाक में कही जाती ना, है। जो बात अपनी कहना आदमी हंसी मजाक में ही कहता है, किसी के ऊपर को अगर बात कहना होगा हंसी मजाक में उन्होंने कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उन्हीं के ऊपर पुस्तक का लोकार्पण है हाँ, तो उसके लिए तो नेगेटिव उसी अंदाज में उसी होगा। अंदाज में लेकिन बात। अगर ये कह दिया तो बड़ी बात है, बड़ी इसका बात है, मतलब उन्होंने वो संदेश दे दिया है। तो मुझे लग रहा है अजित पवार को पता है कि इस समय एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी है। अजित पवार का उतना अंडरस्टैंडिंग ना देवेंद्र फडणवीस के साथ है ना दिल्ली के नेताओं के साथ है। और अजित पवार जो अपना पुराना राष्ट्रवादी कांग्रेस के समय जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप रहे, सिंचाई घोटाला के आरोप रहे, ईडी की जांच रही, वो भी उनके साथ एक बोझ जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पहले सोचेगी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो कॉम्बिनेशन हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, पार्टी के वर्कर के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एकनाथ शिंदे के दिल्ली के नेताओं से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से अब 7 सांसद एकनाथ शिंदे के आए और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो ऐसे में आप एक सांसद वाले अजित पवार को सपोर्ट करोगे या 7 सांसद वाले एकनाथ शिंदे के, या भारतीय जनता पार्टी को भी देखना होगा। मुझे लग रहा है फिलहाल एकनाथ शिंदे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तय करना है चुनाव के बाद कि क्या देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आते हैं या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। देवेंद्र फडणवीस की भूमिका क्या होगी महाराष्ट्र में, यह भी पार्टी को देखना होगा। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाकर लंबे समय तक आप रख नहीं सकते। अब तो चॉइस उनको शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में से करनी है। मेरे ख्याल से अजित पवार जी का अभी इसमें स्कोप नहीं है। आपने अच्छा इंटरव्यू कर लिया तो ठीक है, चर्चा कर सकते हैं।